हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। क्लास 9th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। तो यहाँ पर हम मिक्सचर्स के बारे में बात कर रहे थे और उनके सेपरेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। देखो बच्चों, हमने अपने लास्ट लेक्चर में बात की थी मिक्सचर्स के बारे में। एंड प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंसेस के बारे में लास्ट लेक्चर में बात की थी, जहां पर हमने देखा कि जो प्योर सब्सटेंसेस हैं वो तो हम इस चैप्टर में ज्यादा नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट एंड कंपाउंड के बारे में बात की थी। एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट क्या होते हैं? जो एक ही तरह के पार्टिकल से बने हुए होते हैं। और कंपाउंड क्या होते हैं? जो एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर के बनते हैं। जैसे एलिमेंट की बात करें तो जैसे कॉपर है, आयरन है, ये सारे ही क्या है? एलिमेंट है अलग अलग। इसके अलावा अगर हम कंपाउंड की बात करें तो जैसे वाटर है, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सभी क्या है? कंपाउंड है। लेकिन बात यह है कि ये दोनों ही क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस, यानी कि इनका जो प्रोपोर्शन होता है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, लेकिन जब हम मिक्सचर्स के बारे में बात करते हैं, जिसको हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ रहे हैं, और आगे इनकी सेपरेशन के बारे में भी बात हमको करनी है, तो मिक्सचर्स में हमने क्या पढ़ा कि जो मिक्सचर्स हैं ये दो तरह के होते हैं, एक है होमोजेनस, एक है हेट्रोजेनस। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि जैसे प्योर सब्सटेंसेस में फिक्स प्रोपोर्शन होता था, ठीक है, वैसे मिक्सचर्स में क्या होता है? फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता है। ठीक, चलो, जैसे हमने यहाँ पर बात की कि कंपाउंड है NaCl, या कंपाउंड है H2O, या कंपाउंड है कोई भी ले लो, और CO2, तो ये इन सभी का जो रेशियो है, प्रोपोर्शन है, वो क्या है? फिक्स्ड है। लेकिन अगर हम मिक्सचर्स की बात करें तो जैसे हमने बनाया सॉल्ट सॉल्यूशन, तो यहाँ पर कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं है कि कितना नमक कितना वाटर, कितना भी हो सकता है, अलग अलग प्रोपोर्शन बना सकते हैं ना, हम बना सकते हैं, इसीलिए मिक्सचर्स में फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता। तो मिक्सचर्स में हमने दो तरह के मिक्सचर के बारे में बात की, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। होमोजेनस जहां पर पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन। वहीं अगर हम हेट्रोजेनस की बात करें तो यहाँ पर पार्टिकल्स नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, पूरे मिक्सचर में। फिर आगे हम आगे बढ़े और फिर आगे हमने डिस्कशन किया सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल के बारे में। तीनों में डिफरेंस क्या है उसके बारे में, तो तीनों में क्या डिफरेंस है उसको एक बार रिवाइज करके आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो चलो एक बार आप देख लो लास्ट लेक्चर में क्या क्या हमने पढ़ लिया था। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम कोलाइडल सॉल्यूशन के भी बारे में बात कर रहे थे। तो हमने कहा था यहाँ पर दो कंपोनेंट बोल सकते हैं, एक डिस्पर्स्ड फेज है और एक है डिस्पर्सिंग मीडियम। तो डिस्पर्स्ड फेज इज लाइक सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट की तरह होता है। और ये जो डिस्पर्स्ड फेज है ना, इसमें क्या होता है? जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल हैं, जब ये डिस्पर्स्ड फेज जिसमें सस्पेंडेड होता है उसी को क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन, डिस्पर्सिंग मीडियम या डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, तो दो चीजें हो गई, एक है डिस्पर्स्ड फेज जो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट है, और डिस्पर्स्ड पार्टिकल एक कोलॉइड में है। ठीक है, यही डिस्पर्स्ड फेज जिसमें सस्पेंडेड है, जैसे ये इसमें सस्पेंडेड है, तो ये क्या है? डिस्पर्जन मीडियम हो गया। ठीक है, अब ये अलग अलग हो सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर बात की थी। तो इसको हमने कहा था कि इसको हम याद भी कर सकते हैं। जैसे देखो, लिक्विड लिक्विड होता है इमल्शन, सॉलिड 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 सोल। ठीक है, इसके अलावा लिक्विड और गैस, ये एरोसॉल, यानी कि डिस्पर्स्ड फेज है लिक्विड और डिस्पर्सिंग मीडियम है गैस, तो क्या हो गया? एरोसॉल। एरोसॉल देखो दो से बन रहा है, दोनों में ही डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है? गैस है। लेकिन डिस्पर्शन फेज क्या है? डिस्पर्स्ड फेज क्या है? लिक्विड और सॉलिड। फिर फोम भी है, सॉल है, फोम देखो दो फॉर्म है, यहाँ पर गैस और सॉलिड है, यहाँ पर क्या है? गैस और लिक्विड। यानी कि गैस गैस, यानी कि डिस्पर्स्ड फेज तो कॉमन है, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है? डिफरेंट है, यहाँ पर लिक्विड है और यहाँ पर है सॉलिड। ठीक है, चलो
फिर सॉलिड सोल, इनके बारे में और इनके एग्जाम्पल हमने देख लिए थे। अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तीनों के बीच में, कोलॉइडल, सस्पेंशन और सॉल्यूशन के बीच में। तो हमने देख लिया था ये होमोजीनियस है सॉल्यूशन, इजीली विजिबल नहीं होते, सेटल नहीं होते और सेपरेट नहीं किए जा सकते, किससे? फिल्ट्रेशन से, ठीक है। और टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता। वैसे ही कोलॉइड की हमने बात की थी कि ये होमोजीनस अपीयर होते हैं, लेकिन एक्चुअल में कैसे होते हैं? हेट्रोजीनस होते हैं। बट एक्चुअली अपीयर होमोजीनस, बट दे आर हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनस, ठीक है। होमोजीनस अपीयर होते हैं बट एक्चुअली कैसे होते हैं? ये हेट्रोजीनस होते हैं। इनका पार्टिकल साइज 1 से 1000 nm के बीच में होता है। यहाँ पर भी विजिबिलिटी क्या है? पार्टिकल्स विजिबल नहीं होते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा स्मॉल होने की वजह से। क्यों विजिबल नहीं है? स्मॉल होते हैं इसीलिए। सेटल भी नहीं होते, क्यों सेटल नहीं होते? क्योंकि स्मॉल होते हैं इसीलिए। सेपरेट भी नहीं होते, क्यों नहीं होते? क्योंकि स्मॉल होते हैं इसीलिए। लेकिन टिंडल इफेक्ट शो करते हैं क्योंकि इतने स्मॉल भी नहीं होते, ठीक है, कि टिंडल इफेक्ट ना शो कर सके, इसीलिए टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। सस्पेंशन हेट्रोजीनस होते हैं, साइज भी बड़ा होता है। बड़ा साइज होने की वजह से आसानी से हम इसे देख सकते हैं। बड़ा साइज होने की वजह से ये सेटल भी होते हैं। बड़ा साइज होने की वजह से इन्हें सेपरेट भी किया जा सकता है और इन पे टिंडल इफेक्ट भी शो होता है बड़ा साइज होने की वजह से, ठीक। तो ये बात हो गई थी लास्ट लेक्चर में। तो टिंडल इफेक्ट को डिस्कस हमने कर लिया था कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। तो टिंडल इफेक्ट, बेसिकली टिंडल इफेक्ट है क्या? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट के स्कैटरिंग को ही टिंडल इफेक्ट हम बोलते हैं। और यहाँ पर लाइट का जो पाथ है वो विजिबल होता है। जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे नेचुरल फिनोमेना से रिलेटेड, जैसे एक डार्क रूम में लाइट आ रही है, वो भी टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है। या एक डेंस फॉरेस्ट कैनोपी में जो हमें लाइट, सनलाइट दिखाई देती है, वो भी क्या है? टिंडल इफेक्ट का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। बाकी हमने इसके बारे में बात की थी। तो हमने बोला था बच्चों, मिक्सचर क्या होते हैं? सेम फेज में भी मिक्सचर बन सकते हैं। जैसे गैस और गैस के बीच में भी क्या बन जाता है? मिक्सचर बन जाता है, जिसको हम एयर भी बोलते हैं ना, एयर। एयर क्या है? गैस और गैस का मिक्सचर है। देखो, लिक्विड और लिक्विड का भी मिक्सचर बनता है। जैसे हम कहें कि अल्कोहल, अल्कोहल भी लिक्विड है, प्लस वाटर, वाटर भी क्या है? लिक्विड है, ये बन सकता है। सॉलिड सॉलिड, जैसे हम कहें कॉपर प्लस जिंक, क्या बोलते हैं इसको? अलॉय। सॉलिड और सॉलिड के बीच का भी क्या बनता है? मिक्सचर बनता है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर, जैसे कॉपर प्लस जिंक का मिक्सचर, जिसको क्या बोलते हैं? अलॉय। वैसे ही लिक्विड लिक्विड की अगर हम बात करें तो जैसे अल्कोहल, अल्कोहल लिक्विड है, प्लस वाटर, वाटर भी क्या है? लिक्विड है। तो लिक्विड लिक्विड का भी मिक्सचर बनता है, ठीक। गैस गैस का भी बनता है। जैसे एयर है, तो एयर में बहुत सारी गैसेस है, जैसे CO2 है, O2 है, ठीक है, N2 है, और भी बहुत सारी चीजें, और भी बहुत सारी गैसेस, ठीक है। तो एयर भी क्या है? गैस इन गैस का मिक्सचर है। तो सिंपल सी बात यह है कि मिक्सचर जो है वो सेम फेज में भी होते हैं। नेक्स्ट, मिक्सचर जो है मिक्स्ड फेज में भी होते हैं। जैसे सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर, सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर होता है क्या? हाँ, बिल्कुल होता है। जैसे सॉल्ट और वाटर, सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर है। सॉलिड और गैस का मिक्सचर होता है, हाँ बिल्कुल। लिक्विड और गैस का मिक्सचर होता है, हाँ बिल्कुल, ठीक। तो अब अगर हम होमोजेनस की बात करें तो सॉलिड सॉलिड जैसे कि अलॉय, लिक्विड लिक्विड जैसे हम गैसोलीन की बात करें, गैस गैस जैसे एयर है, गैस लिक्विड जैसे हमारे कार्बोनेटेड बेवरेजेस होते हैं, है ना, गैस इन लिक्विड। लिक्विड जैसे सोडा वाटर है और उसमें गैस क्या होती है? गैस होती है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट, सॉलिड और लिक्विड, जैसे हमारा सॉल्ट वाटर है, सी वाटर है, उसके बाद हमारा सॉलिड प्लस गैस, जैसे H2 इन प्लैटिनम या पैलेडियम। क्लियर है? तो ये कुछ एग्जाम्पल है होमोजेनस मिक्सचर के। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट कर लेने, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद कुछ हेट्रोजीनस के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हेट्रोजीनस, अगर हेट्रोजीनस में हम एग्जाम्पल की बात करें तो सॉलिड सॉलिड का एग्जाम्पल जैसे कि ग्रेवल है, ठीक है, जैसे सैंड, क्ले एंड स्मॉल रॉक्स। लिक्विड लिक्विड का एग्जाम्पल है इमल्शन, जो कि हमने किस में देखा था?
जो कि हमने ये देखा था ना, कोलॉइड में देखा था। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड का एग्जांपल है कोलॉइड में, जैसे ग्लू है, पेंट है, जेलो है, ब्लड है, ठीक है, सस्पेंशन। सॉलिड और गैस का एग्जांपल की बात करें तो जैसे स्मोक है, एयर एंड कार्बन पार्टिकल्स मिल करके बनाते हैं ना स्मोक। ठीक है, तो ये सारे हमने पढ़े किसमें, तो देखो ये सारे हमने इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे कि सॉलिड प्लस गैस, हेट्रोजीनियस एग्जांपल दीजिए या होमोजीनियस एग्जांपल दीजिए। तो आपको पता होना चाहिए, अगर हेट्रोजीनियस एग्जांपल पूछता है तो आप स्मोक बता सकते हैं, होमोजीनियस एग्जांपल पूछता है तो आप बोल सकते हो H2 इन प्लेटिनम। क्लियर है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। हेट्रोजीनियस को आप नोट कर लीजिए बच्चों, फिर हम इसके बाद कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, फिर सेपरेशन टेक्निक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल है, जैसे ऑयल एंड वाटर, दोनों ही लिक्विड है। जैसे फिनॉल एंड वाटर, इथेनॉल एंड वाटर, लेकिन तीनों में डिफरेंस अगर आप देखें तो अगर हम ऑयल और वाटर की बात करें, ऑयल और वाटर दोनों कैसे हैं, इमिसिबल है। इमिसिबल का मतलब है कि दोनों कैसे हैं, जैसे अगर हम वाटर और अल्कोहल की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं बच्चों, ये होते हैं मिसिबल। जैसे हम अल्कोहल और वाटर को मिलाएं तो दोनों आपस में अच्छे से मिल जाते हैं ना, तो ये इसे क्या कहा जाता है, मिसिबल। जो इसके अपोजिट होता है, जैसे ऑयल है और वाटर है, दोनों कैसे इमिसिबल है। जैसे वाटर नीचे रहता है, जब हम ऑयल डालते हैं तो ऑयल उसके ऊपर एक अलग सी लेयर बना देता है। जैसे मान लो कोई बीकर है, बीकर में हमने डाला है वाटर, बीकर में हमने डाला वाटर, अब वाटर के ऊपर हमने डाला ऑयल, ऑयल क्या करेगा, इसके ऊपर से ऐसी लेयर बना देगा। ठीक है, तो इन दोनों मिक्सचर को क्या कहा जाएगा, इमिसिबल कहा जाएगा। ठीक है, जो आपस में मिले हुए नहीं है, ये आपस में अच्छे से डिसॉल्व नहीं होते, तो इमिसिबल। फिनॉल और वाटर, तो फिनॉल और वाटर की अगर हम बात करें तो ये भी क्या है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का ही एग्जांपल है, लेकिन ये भी कैसे है, पार्शियली मिसिबल है। कैसे है, पार्शियली मिसिबल, थोड़ा बहुत मिक्स हो जाते हैं, बाकी पूरा नहीं होते। वहीं इथेनॉल और वाटर की बात करें तो ये बेस्ट बेस्ट एग्जांपल है किसका, मिसिबल लिक्विड्स का। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, आपस में मिसिबल होते हैं। क्लियर है, चलो, मिसिबल इमिसिबल के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। क्योंकि मिसिबल और इमिसिबल को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे जब हम अलग अलग सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे तो वहां पर ही हमारे काम आएगा। ठीक है, तो वहां पर हम जरा टर्म कह देंगे कि मिसिबल लिक्विड है, इमिसिबल लिक्विड है, तो आप आसानी से समझ जाओगे। चलिए, तो इसको आप एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्रिस्टल्स के बारे में, है ना। ये ऐसा ग्राफ आपने अपने एनसीईआरटी में देखा होगा, अपने बुक में। चलिए, क्रिस्टल के बारे में बात करते हैं, क्रिस्टल होते क्या है और क्रिस्टल बनते कैसे हैं। तो एक शॉर्टकट में क्रिस्टल के बारे में जान लेते हैं। जैसे हमने क्या किया, एक बीकर लिया, हमने एक बीकर लिया, बीकर में क्या किया, वाटर लिया और वाटर में डाल दिया कॉपर सल्फेट। ठीक है, क्या डाल दिया, कॉपर सल्फेट। जब हम इसको क्या करेंगे, डिसॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए, अब हमें क्या करना है, इस बीकर को हीट करना है। हीट करने के बाद अब हम इसमें क्या करेंगे, और ज्यादा क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट डाल देंगे, क्योंकि हीट करने पर इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, और ज्यादा हम कॉपर सल्फेट इस पर डालेंगे, और कॉपर सल्फेट क्या होगा, आसानी से इस पर डिसॉल्व भी हो जाएगा। ठीक, लेकिन जब हम इस सॉल्यूशन को या इस मिक्सचर को, जो भी आप कह रहे हैं, इसको जब हम कूल डाउन करेंगे, जब धीरे धीरे ये अपने वापस से रूम टेम्परेचर पर आएगा, तो क्या होगा, तो जितना सॉलिड पहले, जितना सॉल्यूट डिसॉल्व वाटर में हो सकता है, यानी कि वाटर की जितनी कैपेसिटी है सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करने की, उतना तो डिसॉल्व होगा। लेकिन जो एडिशनल सॉल्यूट है, जो टेम्परेचर हाई करने पर ही डिसॉल्व हो रहा था, अब जब हमने टेम्परेचर क्या हो गया, कूल डाउन हो गया है, ये जब टेम्परेचर कम हो गया है, तो वो जो एडिशनल सॉल्यूट था उसके क्या बन जाएंगे, क्रिस्टल बन जाएंगे। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर हो रही है। तो इसी को क्या कहते हैं हम, इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, और इससे बनते क्या है, क्रिस्टल बनते हैं। ठीक, चलो, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है
यहाँ पर इधर दे रखा है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर 10, 20, 30 डिग्री सेल्सियस में है, ये 70, 80 डिग्री सेल्सियस। और इधर है सॉल्युबिलिटी 100 पर 100 पर, ठीक है, ग्राम वाटर, ग्राम पर 100 ग्राम वाटर, ठीक है, ये सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, चलो, तो अगर हम देखें तो 10 पर ये इतना डिसॉल्व कर पा रहा है, फिर 20 पर इतना, 30 पर इतना, 40 पर इतना, 50 पर इतना, 60 पर इतना और 70 पर इतना डिसॉल्व ये कर पा रहा है कंपाउंड ए। ऐसे हम कंपाउंड बी की बात करें तो कंपाउंड ई की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। हालांकि दोनों की सॉल्युबिलिटी विद टेम्परेचर बढ़ रही है। देखो यहाँ पर इसकी सॉल्युबिलिटी इतनी थी, यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज हुई है, यहाँ पर थोड़ा सा और इंक्रीज हुई है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इस तरीके से क्लियर है। यानी कि टेम्परेचर के साथ साथ दोनों कंपाउंड ए और कंपाउंड बी दोनों की सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर देख लेते हैं, इफ यू टेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड बी इन वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस। अगर हम क्या करते हैं, कंपाउंड बी का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेते हैं, किस पर, 60 डिग्री सेल्सियस पर। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है कि अब इस सॉल्यूशन में और सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है। समझ में आया, हमने दो तरह के सॉल्यूशन पढ़े थे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड जिसमें और सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व हो सकते हैं, सैचुरेटेड जिसमें अब और सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व नहीं हो सकते। तो हमने क्या किया है, 60 डिग्री सेल्सियस पर बी का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया है, प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 287 ग्राम ऑफ कंपाउंड बी इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। यानी कि इसका कितना, 287 ग्राम को डिसॉल्व किया है हमने, किसमें, 100 ग्राम वाटर में। 100 ग्राम वाटर में 287 ग्राम हमने डिसॉल्व किया है, ठीक है। बट यू ग्रेजुअली कूल इट टू 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये 60 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है। जब हम इसे कूल करेंगे यानी कि ये आ जाएगा कहाँ पर, 40 डिग्री सेल्सियस पर। कहाँ पर आ जाएगा, जब ये कूल कर देंगे इसको, ये आ जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस पर। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड बी इज 241 ग्राम पर 100 केजी। तो यहाँ पर इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, 241 ग्राम पर 100 ग्राम, यानी कि 100 ग्राम वाटर में ये केवल 241 ग्राम ही डिसॉल्व कर सकता है। यानी कि देखो, हमारे पास एक पहले सॉल्यूशन था या मिक्सचर था, जो भी था, ठीक है। 100 ग्राम वाटर में 241 ग्राम कंपाउंड बी को हमने डिसॉल्व किया, कहाँ पर, 40 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया था। अब हमने सोचा कि हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। हीट करने पर क्या होगा, हमने इसे हीट किया और हीट करने पर क्या हुआ, इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। अब हमने इसमें क्या किया, और एडिशन कर दिया। और एडिशन कितना, देखो 287 माइनस 241 अगर हम करें, ये आ गया 46 ग्राम। यानी कि इसमें हमने 46 ग्राम और डाल दिया, जिससे ये 287 ग्राम बन गया, ठीक है। कहाँ पर, 60 डिग्री सेल्सियस पर। सिंपली फिर से समझते हैं, हमने क्या किया, हमने एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, एक सॉल्यूशन बनाया। उस सॉल्यूशन में हमने क्या किया, 241 ग्राम सॉल्यूट डाला और कितने में, 100 ग्राम वाटर में डाला। यानी कि 100 ग्राम वाटर था, उसमें 241 ग्राम हमने सॉल्यूट डाला और उसे क्या किया, डिसॉल्व किया। अब हमने सोचा कि इसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाया जाए। तो पहले ये 40 डिग्री सेल्सियस पर हमने ये सॉल्यूशन या मिक्सचर तैयार किया था। अब हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, कैसे, 60 डिग्री तक बढ़ा दिया, यानी कि 20 डिग्री से टेम्परेचर को हमने इंक्रीज कर दिया। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो इतनी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई कि इसमें हमने और 46 ग्राम क्या कर लिया, ऐड कर लिया, ठीक है। उसी 100 ग्राम वाटर में और 46 ग्राम ऐड कर लिया, जिससे ये बन गया 287 ग्राम 60 डिग्री सेल्सियस पर। अब क्या हुआ, अब हमने इसे वापस से कूल किया या इसे छोड़ दिया, तो धीरे धीरे ये कूल डाउन होगा और वापस से इसे कहाँ ले आए, 40 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन 40 डिग्री सेल्सियस पर तो केवल 241 ग्राम ही इसमें क्या हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है। अब इसमें 287 ग्राम है, लेकिन हो सकता केवल 241 ग्राम है, ठीक है। तो ये जो बाकी का एडिशनल एक्स्ट्रा 46 ग्राम है, वो क्या होगा, वो क्रिस्टल बन जाएगा, ठीक है। उसके क्या बन जाएगी, क्रिस्टल बन जाएंगे, क्योंकि वाटर केवल 241 ग्राम तक को ही अपने अंदर क्या रख सकता है, डिसॉल्व रख सकता है। उसके अलावा जो भी एडिशनल होगा उसके क्रिस्टल बन जाएंगे और इस तरीके से ही क्रिस्टल
फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर कहा गया है, इट इम्प्लाइज दैट ओनली 241 ग्राम ऑफ कंपाउंड बी कैन रिमेन इन द सॉल्यूशन एंड द रेस्ट ऑफ विल सेपरेट आउट एज अ प्योर सॉलिड कॉल्ड एज क्रिस्टल। और जो उसमें बाकी बच जाएगा वो क्या होगा, क्रिस्टल के रूप में सेपरेट आउट हो जाएगा। फिर उसको हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर करके क्रिस्टल को अलग कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक क्या है, और यहाँ पर ये समझ में आया कि ए कंपाउंड बी के साथ हमने किया क्या एक्चुअल में। चलो, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि क्रिस्टल्स बनते कैसे हैं, और ये जो प्रोसेस थी इसी को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। वैसे तो हम इसको और डिटेल में पढ़ने वाले क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक को, पर फिलहाल एक इंट्रोडक्शन के लिए इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक बार आप इसको देख लीजिए, आप ग्राफ को भी देख लीजिए, फिर हम एक बार इसे फिर से डिस्कस करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो थोड़ा और शॉर्ट में डिस्कस करें। मान लो हमारे पास एक सॉल्यूशन है, अब इसमें क्या है, इसमें है 50 ग्राम वाटर, 50 ग्राम वाटर, और इसमें अभी डिसॉल्व हो सकता है केवल और केवल 20 ग्राम सॉल्यूट। ठीक है, तो 20 ग्राम सॉल्यूट को हमने इसमें डिसॉल्व कर लिया, और टेम्परेचर मान लो टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हमने सोचा कि इसकी सॉल्युबिलिटी कम है, केवल 20 ग्राम को ही क्या कर रहा है, ये डिसॉल्व कर रहा है, तो क्यों ना इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ा दी जाए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया 60 डिग्री सेल्सियस से, टेम्परेचर को हमने इंक्रीज कर दिया, तो वाटर तो अभी भी 50 ग्राम ही था। हमने क्या किया, 20 ग्राम सॉल्यूट तो था ही इसमें पहले से, अब इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई, यानी कि और सॉल्यूट क्या कर सकता है, अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। तो हमने क्या किया, इसमें 15 ग्राम सॉल्यूट और डाल दिया, तो यहाँ पर टोटल हो गया 35 ग्राम सॉल्यूट। 15 ग्राम सॉल्यूट और डाल दिए, जो यहाँ पर अच्छे से डिसॉल्व हो गया। अब यहाँ पर भी सैचुरेटेड हो गया, यहाँ पर तो ये सैचुरेटेड था, फिर इसको हीट करके हमने क्या किया, इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ा दी। ठीक है, अब इसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व कर लिया, अब 15 ग्राम हमने और डिसॉल्व किया, तो अब जाकर के यहाँ पर भी क्या बन गया, इस टेम्परेचर पर भी ये सैचुरेटेड बन गया। अब हमने क्या किया, इसे छोड़ दिया ऐसे ही, धीरे धीरे कूल डाउन हुआ और वापस से 40 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। तो जब ये वापस से 40 डिग्री सेल्सियस पर आएगा, तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पर तो केवल 20 ग्राम सॉल्यूट ही ये क्या कर सकता है, 20 ग्राम सॉल्यूट में ही ये कैसा हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बाकी का एडिशनल जो 15 ग्राम सॉल्यूट है, उसका क्या होगा, जो हमने बाद में ऐड किया। हाई टेम्परेचर पर तो ठीक है, हाई टेम्परेचर पर तो बिल्कुल सही है, लेकिन टेम्परेचर कम होने पर क्या होगा, वाटर की सॉल्युबिलिटी, लिक्विड की जो सॉल्युबिलिटी है वो भी तो कम होगी टेम्परेचर कम होने पर। तो सॉल्युबिलिटी जब कम हुई, तो जो 15 ग्राम ये था सॉल्यूट था, जो एडिशनल हमने डाला था टेम्परेचर बढ़ाने पर, वो क्या हो जाएगा, वो सेपरेट आउट हो जाएगा और उसकी क्रिस्टल बन जाएगी। 20 ग्राम तो क्या होगा, वाटर में रहेगा ही, वो तो पहले भी था ही 40 डिग्री सेल्सियस में, बाकी का जो एडिशनल है वो क्या हो जाएगा, क्रिस्टल के रूप में बन जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। ठीक है, क्रिस्टल के रूप में, तो प्योर सॉलिड के रूप में वो सेपरेट आउट हो जाएगा, और उसे हम कह रहे हैं क्रिस्टल। इन्हीं प्योर सॉलिड को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। तो क्लियर है, तो बच्चों क्रिस्टल आपको समझ में आया होगा। बाकी आने वाले सेशन में हम बात करेंगे क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, कैसे क्रिस्टलाइजेशन से हम सेपरेशन करते हैं। क्लियर, तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।